तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रमेश चंद्र बुक का भारतीय अर्थव्यवस्था। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ों को जान लिया था, अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और कौन कौन से प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है उसके बारे में हम लोगों ने दोस्तों जान लिया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों उससे आगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों व्यष्टि यानी कि माइक्रो और समष्टि यानी कि माइक्रो। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। महामंदी के उपरांत 1930 के दशक में अर्थशास्त्र दो शाखाओं में टूट गया है। पहले को बोलते हैं व्यष्टि यानी कि माइक्रो और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों समष्टि यानी कि माइक्रो। यानी कि दोस्तों जब 1930 के दशक में महामंदी आ गई थी तभी दोस्तों अर्थशास्त्र दो शाखाओं में टूट गया। तो पहला शाखा को बोलते हैं दोस्तों व्यष्टि यानी कि माइक्रो और दूसरे को बोलते हैं दोस्तों समष्टि यानी कि माइक्रो। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं कि व्यष्टि यानी कि माइक्रो जो है वो किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्यष्टि यानी कि माइक्रो जो शब्द है दोस्तों ये माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बहुत ही छोटा। इसके अंतर्गत एक वस्तु, एक उपभोक्ता या एक फर्म या एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र में विशेष वर्गों, विशेष परिवारों या व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आय, व्यक्तिगत उद्योगों या विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो व्यष्टि यानी कि माइक्रो जो है इसके अंतर्गत दोस्तों किसी विशेष परिवार के बारे में या किसी व्यक्तिगत कीमतों, यानी कि दोस्तों व्यक्तिगत कीमतों का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को खरीदता है और उसकी जो कीमत होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों व्यक्तिगत कीमतों। और मजदूरी हो यानी कि दोस्तों कोई भी मजदूर कहीं काम करता है तो जो मजदूरियां मिलती हैं उसके बारे में, तथा वो कितना पैसा कमाता है यानी कि आय यानी कि आमदनी के बारे में, तथा व्यक्ति जो छोटी मोटी उद्योग करता है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि का मतलब होता है दोस्तों कि माइक्रो यानी कि छोटा, यानी कि छोटी सी छोटी जितने सारे उद्योग हैं या छोटे लोगों के पास जितने सारे छोटी मोटी उद्योग हैं उसी को बोलते हैं दोस्तों व्यष्टि। अब आइए दोस्तों पढ़ते हैं समष्टि। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों समष्टि यानी कि माइक्रो। तो माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ है बड़ा। यानी कि दोस्तों जो माइक्रो शब्द है ये ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना होता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि बड़ा। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो समष्टि अर्थव्यवस्था है इसके अंतर्गत दोस्तों संपूर्ण यानी कि पूरी अर्थव्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल व्यय का अध्ययन किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो समष्टि है इसके अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रीय बचत यानी कि राष्ट्रीय बचत कितनी है, राष्ट्रीय आय यानी कि दोस्तों जो राष्ट्र के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनकी आमदनी क्या है, आय क्या है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों किसी वस्तु का मूल्य बढ़ना घटना, गरीबी का मतलब होता है दोस्तों कि कितने लोग गरीब हैं उनके बारे में जानना, तथा बेरोजगारी का मतलब होता है दोस्तों कि कितने भारत में बेरोजगार लोग हैं उनके बारे में जो जानना। कुल रोजगार का मतलब होता है दोस्तों कि भारत में कुल कितनी रोजगार दी गई हैं। कुल उत्पादन का मतलब होता है दोस्तों कि कुल कितने उत्पादन हुए। और कुल व्यय का मतलब होता है दोस्तों कि कुल खर्च कितने हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों समष्टि के अंतर्गत इसी का अध्ययन किया जाता है। अब अगला है दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र एवं प्रकार। यानी कि दोस्तों अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं और अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो आइए दोस्तों अब इसके बारे में जानेंगे। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 5 भागों में बांटा गया। यानी कि दोस्तों जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं इनको दोस्तों 5 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी सभी गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी कि दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन है यानी कि जो प्रकृति से हम लोगों को संसाधन प्राप्त हुए हैं उन सभी का अध्ययन दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है। जैसे उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण इत्यादि। यानी कि दोस्तों जो उत्खनन है यानी कि जो कोयले की खुदाई होती है वो कृषि कार्य, यानी कि दोस्तों जो कृषि कार्य हम लोग करते हैं वो, या कच्चे तेल का निष्कर्षण इत्यादि का अध्ययन प्राथमिक क्षेत्र में किया जाता है।
प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र है इसी को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का नोट है दोस्तों कि अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो जीडीपी है यानी कि सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जीवन यापन में यानी कि अपने जीवन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे ही कृषि अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि दोस्तों उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। कहीं भी 50% से ज़्यादा अगर जो कृषि हो रही है तो उसे दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र। तो आइए जानते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक यानी कि जितने सारे उद्योग धंधे होते हैं वो सब द्वितीयक क्षेत्र में होते हैं। इसके अंतर्गत खनिज गैस, बिजली, खनन और फैक्ट्रियों में वस्तुओं का उत्पादन इत्यादि होता है। यानी कि दोस्तों जो द्वितीयक क्षेत्र है इसके अंतर्गत जितनी सारी फैक्ट्रियां हैं या बिजली का उद्योग है या खनिज गैस उद्योग है तथा खनन से संबंधित यानी कि कोयले से संबंधित जितने सारे फैक्ट्रियों में वस्तुओं का जो उत्पादन होता है उनसे संबंधित जो काम होते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। आइए दोस्तों इसका नोट है इसको देखते हैं। तो इसका नोट है दोस्तों कि यदि द्वितीयक क्षेत्र के किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि दोस्तों यदि द्वितीयक क्षेत्र की किसी भी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की हिस्सेदारी हो तो उसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि किसी भी देश में अगर जो राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन का मतलब होता है दोस्तों कि जो कम से कम यहाँ पर आधे यानी कि 50% लोग द्वितीयक क्षेत्र पर अगर जो आत्मनिर्भर होते हैं तो उसी को वो दोस्तों बोलते हैं औद्योगिक अर्थव्यवस्था। अगला है दोस्तों तृतीयक क्षेत्र। तो आइए अब इसको जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी कि जो तृतीयक क्षेत्र है दोस्तों इसको सर्विस सेक्टर या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक, बीमा, परिवहन, संचार और व्यापार इत्यादि आते। यानी कि दोस्तों जो तृतीयक क्षेत्र है इसके अंतर्गत जितने सारे सर्विसेज हैं वो सब आ जाती हैं। जैसे बैंक में काम होता है जो या बीमा में काम होता है या परिवहन या संचार व्यवस्था और व्यापार से संबंधित जितने सारे काम होते हैं यानी कि जो जितने सारे सर्विस हैं यानी कि सेवाएं हैं वो सब दोस्तों तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आइए दोस्तों कुछ नोट है उसको देखते हैं। तो नोट है दोस्तों पहला कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र सहायता प्रदान करता है। यानी कि दोस्तों जो प्राथमिक क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है उसको उन दोनों को दोस्तों तृतीयक क्षेत्र सहायता प्रदान करता है। दूसरा नोट है दोस्तों कि यदि इस क्षेत्र का किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं लोगों के जीवन यापन में कम से कम आधे का योगदान हो तो उसे सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि दोस्तों किसी भी देश में राष्ट्रीय आय एवं लोगों के जीवन यापन में यानी कि मानव जीवन में दोस्तों आधे का योगदान हो तो उसे दोस्तों सर्विस सेक्टर यानी कि उसे दोस्तों सर्विस इकोनॉमी या सेवा अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर जो किसी भी देश में अगर जो आधे से अधिक जनसंख्या यानी कि दोस्तों 50% से अधिक लोग बैंक में काम करने वाले, बीमा में काम करने वाले, परिवहन में काम करने वाले, संचार में काम करने वाले और व्यापार में काम करने वाले लोग किसी भी देश में 50% से अधिक हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों सेवा अर्थव्यवस्था यानी कि सर्विस इकोनॉमी कहा जाता है। अब अगला है दोस्तों चतुष्क क्षेत्र। आइए अब चतुष्क क्षेत्र के बारे में जानते हैं। शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियां को चतुष्क क्षेत्र में रखा जाता है। यानी कि दोस्तों जो शिक्षा है और जो खोज होती है यानी कि आविष्कार जो होते हैं एवं अनुसंधान से जुड़ी सभी गतिविधियों को चतुष्क क्षेत्र में रखा जाता है जिसे ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों चतुष्क क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्रक भी कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इसमें जितने शिक्षा से संबंधित या ज्ञान से संबंधित जितने सारे काम हैं वो सब दोस्तों चतुष्क क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं। यह
किसी अर्थव्यवस्था के मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार है। यानी कि दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था और मानव संसाधन का मतलब होता है दोस्तों, साधन का मतलब होता है दोस्तों जो साधन हम लोगों को मिला है और दोस्तों जब उसका मानव प्रयोग करने लगता है तो वही साधन दोस्तों बन जाते हैं संसाधन। तो उसी को बोल रहा है दोस्तों कि मानव संसाधन की जो गुणवत्ता है उनका आधार स्तंभ है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि कोई भी चीज को जब खोजा जाता है तो वह होती है दोस्तों साधन, और दोस्तों जब वह मानव गुणवत्ता में आ जाता है यानी कि मानव प्रयोग करना लगता है तो वही साधन दोस्तों उसी साधन को कहते हैं संसाधन। यानी कि खोज जो होता है और जैसे ही मानव उसका प्रयोग करने लगा तो उसको मानव संसाधन कहा जाएगा। यह जो चतुष्क क्षेत्र है दोस्तों यह मानव संसाधन की गुणवत्ता का आधार स्तंभ है। अब आइए दोस्तों, तो अब इसका कुछ नोट है, इसको जानते हैं। इसका नोट है दोस्तों कि इसमें आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि दोस्तों आर्थिक क्रियाओं का मतलब हो जाएगा दोस्तों, आर्थिक का मतलब होता है धन या पैसा, जैसे फंड प्रबंधक, प्रबंधकीय कौशल, कर प्रबंधक, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सूचनाओं का संग्रहण इत्यादि। यानी कि दोस्तों जो चतुष्क क्षेत्र है इसमें आर्थिक क्रिया को सम्मिलित किया जाता है। यानी कि आर्थिक क्रिया से संबंधित जितने सारे क्रियाकलाप होते हैं उसको दोस्तों चतुष्क क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों धन संबंधी क्रियाकलाप या पैसा संबंधी क्रियाकलाप। अब आइए दोस्तों जानते हैं पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र यह क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है। यानी कि दोस्तों जो पंचक क्षेत्र है वह उच्च किस्म की सेवा हो यानी कि उच्च किस्म की जो सर्विसेज हैं उनसे संबंधित है। यह निर्णय निर्माण तथा अपने संबंधित क्षेत्र में नीति निर्माण या शोध अनुसंधान तथा भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य किया जाता है। यानी कि दोस्तों इसके अंतर्गत यानी कि पंचक क्षेत्र के अंतर्गत उच्च किस्म की जितनी सारी सर्विसेज है वो सब आ जाती हैं। तथा यह दोस्तों नीति निर्माण यानी कि पॉलिटिक्स में भी काम करता है तथा निर्णय निर्माण यानी कि दोस्तों किसी भी क्षेत्र में जो निर्णय लिया जाता है उसके अंतर्गत, तथा अनुसंधान एवं भविष्य में होने वाली बेहतर संभावनाओं यानी कि भविष्य में जैसे बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए तो उन संभावनाओं पर कार्य किया जाता है। यानी कि पंचक क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों उच्च किस्म के जितने सारे काम हैं वह इसके अंतर्गत किया जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत सरकारों तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोग नौकरशाही सहित आते हैं। यानी कि दोस्तों जितने सारे सरकारों तथा निजी क्षेत्र वाले यानी कि फैक्ट्री वाले लोग हैं यानी कि उच्च नीति वाले लोग हैं वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं पंचक क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि दोस्तों जो सरकारी काम के अंतर्गत बड़े बड़े काम होते हैं वह इसके अंतर्गत आता है दोस्तों। तथा निजी क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक होते हैं, उच्च नीति निर्णायक लोग होते हैं, वह पंचक क्षेत्र के अंतर्गत काम करते हैं। तथा नौकरशाही सहित यानी कि दोस्तों जो डेमोक्रेसी वाले लोग हैं जो अपना काम स्वयं न करके मजदूरों से करवाते हैं, नौकरों से करवाते हैं, वो लोग इसके अंतर्गत आते हैं। अब आइए दोस्तों इसका नोट देख लेते हैं। इस क्षेत्र को देश के सामाजिक आर्थिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। यानी कि दोस्तों पंचक क्षेत्र को सामाजिक का मतलब होता है दोस्तों समाज में, और आर्थिक निष्पादन का मतलब हो जाएगा दोस्तों धन या पैसे से संबंधित जो निष्पादन होता है यानी कि खर्च होते हैं या मानव क्रियाकलाप होते हैं, इसका दोस्तों इसको मस्तिष्क माना जाता है। यानी कि इसी से दोस्तों पता चलता है कि जो समाज में धन संबंधी क्रियाकलाप है वह कैसे चल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर समझ में आया होगा।